Hi guys, this is Vivek Dashora, or yes, I'm again with you for the discussion of the RS मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम रेगुलरली आपको सेशंस दे रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट में इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। कई सारे वीडियोस हम पहले इसको आपको इसी टॉपिक पर बनाकर प्रोवाइड कर चुके हैं और रेगुलरली ये सीरीज अभी कंटिन्यूड है। ओके, एक हमारा प्रोग्राम है, दिस इज द आरएस मेंस, जिसमें हम सिक्योर RS-23 नाम से एक प्रोग्राम है जो डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है। इसको लगभग 60 डेज में हमने डिवाइड किया है और यहाँ पर हम आपको सीधा क्वेश्चन आंसर अप्रोच से पूरे सिलेबस को रिवाइज करवा रहे हैं RS मेंस के। ओके, इससे क्या बेनिफिट होगा कि इसमें आपको लगभग 53 टेस्ट और 400 जीएस के टॉपिक्स इन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपके कवर हो जाएंगे। अपने टाइम टेबल के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हैं। आपको इनके रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे कि इसका आंसर कैसे लिखा जाना था। इसी चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, अभी वाले वीडियो में, कि हम किस अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करवा रहे हैं, बिकॉज इट इज मोर असेंशियल टू प्रेजेंट योर नॉलेज। आप में एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो एक अलग चीज हो जाती है, बट एग्जिस्टिंग नॉलेज को प्रेजेंट करना एक अलग स्किल है, और एग्जिस्टिंग नॉलेज की प्रेजेंटेशन स्किल को ही आंसर राइटिंग के थ्रू हम डेवलप करवाते हैं। किन कंडीशंस में कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका सटीक उपयोग करके आप हायर मार्क्स गेन कर सकते हैं। लाइक कि 5 मार्कर अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 2 नंबर, 2.5 नंबर किन कंडीशंस में आते हैं, 3.5 से 4 नंबर तक किन कंडीशंस में आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो किन कंडीशंस में आपको 8 मार्क्स तक मिल सकते हैं। ये चीजें हमें डेवलप करनी होगी, क्योंकि नॉलेज सभी को है और मेंस में अगर देखा जाए तो सही लगभग सब लिखते हैं, बट आई एम यूजिंग द टर्म हियर दैट इज सटीक। सटीक लिखना, एग्जैक्ट आंसर लिखना कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना, दिस इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। एंड दिस इज हाउ कि जो टॉपर्स हैं वो किस तरह से आंसर्स लिखते हैं और किस तरह से उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके, हम अगर 2021 के मेंस की बात करें तो उसमें भी हमने स्कोर मैक्सिमाइजर और इस तरह के प्रोग्राम चलाए थे, जिनसे लगभग 200 प्लस मेंबर्स के इंटरव्यू कॉल इंश्योर हुए हैं। इस बार की फीस केवल 1,000 रुपये रखी गई है इन 53 टेस्ट, इनके रिकॉर्डेड वीडियोस और इनके मॉडल आंसर समेत। दिस इज अ रिजल्ट। हमारे लगभग 50 प्लस फाइनल सिलेक्शंस रहे हैं एंड हियर यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं जिनके थ्रू आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर अगर आपको काम की चीज मिलती है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस, ताकि आप कोई भी नई चीज जो है या जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं उसको मिस नहीं करें। चलिए, सो 5 मार्कर क्वेश्चंस से रिलेटेड हमारा जो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट पेपर था 2317, 17 नंबर है, 17 का मतलब 17वां टेस्ट पेपर है, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस कर रहे हैं। 4 या 5 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताया जा रहा है। बाकी हम हमारे जो रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रुप में पूरे वीडियोज इनके एक्सप्लेनेशन के देते हैं। चलिए, सो हियर इज दैट, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप देख पा रहे हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अच्छा, ये चीज याद रखना कि इन चीजों को सीखना ही पड़ेगा। बार बार मन में ये आ रही होगी कि हम पढ़ने लग जाएं। पढ़ना एक अलग चीज है और राइटिंग स्किल एक अलग चीज है। मेरे से नहीं, किसी से भी उस चीज का गाइडेंस लीजिए, कैसे भी उसको डेवलप कीजिए, पर ये याद रखना कि वो ओवरनाइट कभी डेवलप नहीं होगी। मोस्टली मेंबर्स, आप ये समझ सकते हैं कि इस बार भी मेंस अगर देखा जाए तो लगभग 20,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं। 20,000 में से 18,000 वापस लौट रहे होंगे और 18,000 में से 19,000 भी वापस लौट रहे होंगे, यानी कि 2,000 का इंटरव्यू कॉल होगा, बट एटलीस्ट इंटरव्यू तक जाना एक अचीवमेंट है कि राजस्थान की जितनी पॉपुलेशन है या जितने मेंबर्स आरएस दे रहे हैं उनमें से आप टॉप 2000 मेंबर्स में हैं जो इंटरव्यू तक जा रहे हैं। दिस इज एन अचीवमेंट। अब अगर आप उस स्किल को भी नहीं डेवलप करते हैं, उस लेवल पर नहीं है, तो पढ़ना एक अलग चीज है। और ये हमेशा याद रखिएगा, पढ़ने के लिए सारी चीजें अवेलेबल है, खूब सारे पीडीएफ बुक्स और सारी चीजें अवेलेबल है। तो इस वीडियो को पेशेंसली सुनना। कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है या सिर्फ हम रील की तरह स्क्रॉल करके इसको निकल जाए, ये गलती मत करना। ये गलती रेगुलरली कर रहे हो, अब करना छोड़ देना। दिस इज नॉट अबाउट मी, बट जो भी राइटिंग स्किल्स डेवलप करवा रहे हो, जो भी आपको इन चीजों के बारे में, क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है, सबसे ज्यादा एक, ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा मेहनत का काम है।
कि एक क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है, उसमें क्या चीजें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, इतना आपको एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर को इवेल्युएट करके दे देंगे। और कई बार ये होता है फॉर द सेक ऑफ इवेल्युएशन, सिर्फ आपको फीडबैक देने के नाम पर ही जो भी मन में आएगा वो लिखेंगे। मतलब ऐसे ऐसे फीडबैक्स मेरे सामने आए हैं, कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ। आपको ये पता चल सकता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और टॉपर्स की कॉपी को जरूर देखिएगा, जो 2021 वाली कॉपीज भी अवेलेबल है, 2000, तो उन कॉपीज को जरूर देखना। 18 वाली कॉपीज भी अवेलेबल है, 21 वाली अब हो जाएगी, उनको जरूर देखना कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। चलिए, द क्वेश्चन 11 asks about that analyze the impact of river interlinking project ऑन द वाटर रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम इन इंडिया। भारत में नदी जोड़ो परियोजना का प्रभाव जल संसाधन और पारिस्थितिकी प्रणाली पर बताइए। सो गेटिंग द डिमांड कि ये किस चीज की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इम्पैक्ट, इसके क्या प्रभाव है, किस पर। एक तो वाटर रिसोर्स पर, वाटर रिसोर्स का मतलब जो जल संसाधन की उपलब्धता है उस पर, और दूसरा है इकोसिस्टम पर। तो इंडियन जो इकोसिस्टम है उस पर ये डिमांड है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग ये सही होता है या नहीं होता है। ओके, सो अगर हम इसको फर्दर बात करें, एक 2014 या 15 का एक लोकसभा डिस्कशंस, जैसा कि हम जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोकसभा चैनल, राज्यसभा चैनल, अब इन दोनों को मिलाकर संसद चैनल कर दिया गया है। उनके डिस्कशन सुनना एक अच्छी हैबिट होती है, तो मैं भी सुना करता था। 2014 या 15 की बात है, जब रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी बात पर एक डिस्कशन था, और उस डिस्कशन को मैं यहाँ पर आपको कोट कर रहा हूँ कि उसमें एक एनवायरमेंटलिस्ट था और दूसरे कोई सीनियर इंजीनियर थे, उनसे इस बारे में बात की जा रही थी। सॉरी। सो जब ये बात निकल कर आती है कि रिवर इंटरलिंकिंग करने से इकोसिस्टम पर क्या इंपैक्ट होता है, द इंजीनियर वॉज क्लियरली इन फेवर ऑफ इंटरलिंकिंग। वो सिर्फ और सिर्फ इंटरलिंकिंग की ही बात कर रहे थे, और वो दूसरे एस्पेक्ट पर बात ही नहीं कर रहे थे। और इस चीज पर जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, और वो थोड़े सीनियर पर्सन थे, वो इस बात पर चिढ़ गए और उन्होंने बोला था कि तुम इंजीनियर लोग सिर्फ इसी चीज को समझते हो कि ये प्रोजेक्ट है, इसको ऐसे बनाना है, बिल्डिंग है, इसको ऐसे बनाना है, या कंस्ट्रक्शन है, इसको ऐसे बनाना है, इसके बियॉन्ड तुम किसी चीज को नहीं समझते हो। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये चीज बहुत क्रूशियल हो जाती है कि हम एनवायरमेंट रिलेटेड जो इम्पैक्ट है उसको समझ पाए, उस पर हम बात कर पाए। सो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के हम जब इस आंसर को लिख रहे हैं, और वो जब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उस इम्पैक्ट पर हम जब डिस्कशन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बातों के बारे में लिखना होगा। ओके, सो दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि आप इसमें पॉजिटिव भी लिखें और नेगेटिव भी लिखें। दूसरा है, जब एनालाइज की बात करी है ना, तो एनालाइज का मतलब ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर एक तरह से डिस्कस करना है। डिस्कस का मतलब, एनालाइज और डिस्कस में डिफरेंस ये होता है कि जब आप एनालाइज टर्म, इनको की टर्म्स बोले जाते हैं या इनको टेल वर्ड्स बोले जाते हैं। टेल वर्ड्स का मतलब होता है कि पिछलग्गू शब्द, जो शब्द पीछे लग के क्वेश्चन की सारी डिमांड को चेंज कर देते हैं। इस चीज को समझना कि इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि विश्लेषण करें। विश्लेषण में आपको पॉजिटिव लिखना है और आपको नेगेटिव लिखना है। अगर ये विश्लेषण नहीं होकर डिस्कस होता, तो डिस्कस में डिफरेंस ये हो जाता है कि आपको पॉजिटिव भी लिखना है, नेगेटिव भी लिखना है, और उसके बाद में वे फॉरवर्ड भी लिखना है। वे फॉरवर्ड का मतलब आपको सजेशन भी देना है कि आगे क्या किया जाना चाहिए या क्या होना चाहिए। समझ में आया? ये यहाँ पर इस डिफरेंस को समझ लो, द डिफरेंस बिटवीन एनालाइज एंड द डिस्कस। ठीक है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिख रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज मैं यहीं पर समझा देता हूँ कि अगर आपसे ये बोला जाए कि क्रिटिकली एनालाइज, ये एनालाइज है सिर्फ। क्रिटिकली एनालाइज में आपको सिर्फ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट लिखने होते हैं, जहां पर आपसे आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर आलोचना समालोचना की बात करी है, यहाँ पर क्रिटिकल एनालाइज की बात करी है। क्रिटिकल एनालाइज में आपको नेगेटिव ही ज्यादा बताने हैं कि इसके ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उसको क्रिटिसाइज करना है। गेटिंग द डिफरेंस? ओके, सो इसका आंसर यहाँ पर हमने
आपको प्रोवाइड किया है कि हमने दो चीजों को देखा है कि इस नदी जोड़ो प्रणाली में जल संसाधन का क्या है और जो पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं या हमारे यहाँ पर जो इकोसिस्टम है उस पर क्या इम्पैक्ट है। सो ये वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, इरिगेशन डेफिसिट को खत्म करेगा, हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी को अल्टर्ड करेगा। अल्टर्ड करने का मतलब कि इसमें आवासों में कुछ नुकसान होगा। जो हैबिटेट्स हैं, आवासों जो आवास हैं विभिन्न जल जीवों के, जैसे कि मान लीजिए आपने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किया, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से ये होगा कि नदियों में बारहमासी पानी बना रहेगा। बारहमासी पानी बने रहने की वजह से वहां पर जब शेलो वाटर हो जाता है या जब एक तरह से दलदल की स्थिति क्रिएट हो जाती है, ऐसा पानी बच जाता है जो मडी होता है, तो मडी का जो इकोसिस्टम होता है वो इकोसिस्टम प्रभावित होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह के पॉइंट्स हमने यहाँ पर सारे डिस्कस किए हैं। चलिए, ये आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ओके, यहां पर ये बात करी है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो। एल नीनो का इस पर क्या प्रभाव है। ठीक है, इस चीज को एक बात याद रखना कि जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसे होश में रहकर पढ़ना। होश में रहकर पढ़ने का मतलब ये होता है कि सिर्फ डिस्कस टर्म दे दिया और हम ये माने कि डिस्कस का मतलब ये है कि हमें नेगेटिव लिखना है, हमें पॉजिटिव लिखना है, और इसके साथ में हमारे को एक वो वे फॉरवर्ड भी दे देना है या उसमें सजेशन भी दे देना है। वो डिस्कस का मतलब यहाँ नहीं निकलेगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर इसका मतलब है हाउ। एल नीनो भारत की जो जलवायु है उस पर किस तरह से प्रभाव डालता है, ये चीज समझना। मतलब जब क्वेश्चन पढ़ो तो उसे होश में रहकर पढ़ना। इसका दूसरे जो तरीके हो सकते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि एल नीनो का भारत के मॉनसून पर क्या प्रभाव हो सकता है। एक और पूछा जा सकता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी पर, भारत की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उस पर एल नीनो का क्या प्रभाव है। तीसरी चीज आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा अगर मॉनसून की बात है, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात है, क्लाइमेट की बात है, तो मेन चीज है भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि एल नीनो का भारत की एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट है। इन तीनों एस्पेक्ट से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर इसके सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The next question talks about the analyze the distribution and utilization of mineral resources like iron ore and bauxite in India. भारत में बॉक्साइट और लौह अयस्क के खनिजों के वितरण और उपयोग का विश्लेषण करें। ये दो चीजें पूछ रहा है आपसे। एक तो उसका वितरण किस प्रकार से हुआ है, और दूसरा ये है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में होता है। उपयोग किस क्षेत्र में होने का मतलब ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी होने से भारत को क्या अचीवमेंट्स हुए हैं या वो किस प्रकार से उपयोगी है। इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण या ऐसी जरूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन के और दूसरे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इट इज क्वाइट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए, यहां पर हमने आंसर में वैसे सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी है जो एक मॉडल आंसर में होनी चाहिए। लाइक कि आयरन और किस किस एरिया में भारत में पाया जाता है, मेनली फाउंड इन, ये एरियाज हमने बताए हैं। ये आपको उस डिमांड को फुलफिल कर रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगेन द बॉक्साइट की बात है, मेनली फाउंड इन एरियाज बताए कि कौन कौन से एरियाज में ये अवेलेबल है। द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ दीज मिनरल्स हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ये हमने उसके उपयोग और उसकी बात करी है कि ये क्या क्या चैलेंजेस क्रिएट करता है या उसके उपयोग क्या क्या होते हैं। एंड सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री आर लो ग्रेड हाई इम्प्योरिटी ores, inadequate infrastructure, transportation facility, high production cost, illegal mining। ये कुछ ऐसे challenges हैं जो इसके उपयोग को लिमिटेड करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एनालिसिस, कि आप विश्लेषण किस तरह से कर सकते थे इस चीज का कि हमारे यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं या जो मिनरल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी और उनके यूटिलाइजेशन का क्या एनालिसिस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन पॉपुलेशन हेल्थ एंड वेलबींग इन इंडिया। भारत की जनसंख्या पर या जनता पर स्वास्थ्य और जनसंख्या के स्वास्थ्य और कल्याण पर स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर से रिलेटेड, उसको डिस्कस कीजिए। उसको डिस्कस करने का मतलब अगेन ये डिस्कस वही वाला डिस्कस है। मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूं कि होश में रहकर क्वेश्चन को पढ़ना
और ये समझने की कोशिश करना कि किसी क्वेश्चन को इवेल्युएटर की आई से देखना। इवेल्युएटर का मतलब जो टेस्ट बना रहा है उसकी नजर से देखने की कोशिश करना कि अगर ये क्वेश्चन आपने खुद ने बनाया है तो इसमें आप क्या पूछ रहे हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो हम इसमें क्या पूछेंगे, इस चीज को याद रखना। तो भारत में जनसंख्या स्वास्थ्य और कल्याण, भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य और कल्याण पर बुनियादी ढांचे का क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए यहाँ आंसर की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो मेन चीज है कि जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पॉपुलेशन का मेन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, वो जन कल्याण का एक मुख्य भाग होता है। और इसमें मेन चीज क्या आती है, मतलब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन चीजें क्या आनी चाहिए। दिस इज हाउ टू इंट्रोड्यूस द आंसर। इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि आप कहाँ से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले ये बताना होगा कि इस टर्म हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो हमने इसको पहले ये बताया कि एज इट अफेक्ट्स द एक्सेस, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज। ये हमने इसको एक तरह से डिफाइन कर दिया, इसकी एक तरह से डेफिनेशन दे दी कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा। इसको हम समझते हैं, हमने ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया, हमने एग्जामिनर के सामने बता दिया। फिर बाद में ये आता है कि ये अगर अच्छा है तो हमारे जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो, जैसे कि भारत का मातृत्व मृत्यु दर में क्या स्थान है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में क्या स्थान है, भारत का जो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जिसको जीवन प्रत्याशा बोला जाता है उसमें भारत का क्या स्थान है, कोविड-19 जैसी पेंडेमिक में हमारी क्या सिचुएशन रही है, ऐसी फैसिलिटीज की शॉर्टेज और इक्विपमेंट की वजह से किन चीजों को हमें फेस करना पड़ता है। और हमें यहाँ पर अगेन द डिस्कस टर्म हमने दिया है तो उसमें सजेस्ट भी दिया है, मतलब हमारे को इसमें सजेशन भी देने हैं या आपको वे फॉरवर्ड भी बताना है, तो वे फॉरवर्ड को भी इसके आंसर में डिस्कस करना हमें असेंशियल होगा कि स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाने और स्वास्थ्य के परिणामों को बढ़ाने, बीमारी के बोझ को कम करने और लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर असेंशियल है। दिस इज वी आर हाउ फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आंसर आपको रटवा नहीं रहे, आपको ये बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी और क्वेश्चन में लिखना क्या था। मतलब हम ये चीज जानते हैं कि अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा है और उसका क्या प्रभाव है, मतलब कि स्वास्थ्य क्षेत्र क्या है और स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रभाव क्या है, इस चीज को हम में से सब लोग भली भांति समझते हैं। इसके बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमने नहीं बताई है, नया हमने कुछ नहीं बताया, बट ये चीज अपने को सीखना पड़ेगा कि इस आंसर के स्टेप्स क्या होंगे, इसमें पहले पैरा में क्या आना चाहिए, दूसरे पैरा में क्या आना चाहिए, अब बुलेट्स बना रहे हैं तो उसमें क्या आना चाहिए। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस यू सच स्किल्स। और आपको ये स्किल्स हम इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू और हमारे सिक्योर आरएस मेंस से रिलेटेड जो प्रोग्राम है RS 23। so you can enjoy it, so do subscribe our channel. Have a very best of luck.